अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं 5.1 नॉइज़। ये IG2 जो नया सिलेबस है निपोश उसके यूनिट 2 का पहला एलिमेंट है, लेकिन ओवरऑल पांचवा एलिमेंट है। और एलिमेंट 5 का पूरा नाम है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। ये उसका पहला टॉपिक है 5.1 नॉइज़। अच्छा, अब की बार ये बात याद रखिएगा, शुरू में बताने का मकसद ये है ताकि आप इस पूरे लेक्चर को पूरी तसल्ली से सुने कि ये लेक्चर आपने शुरू से एंड तक लेके जाना है और स्किप नहीं करना। इस लेक्चर को जो 5.1 टॉपिक है नॉइज़, इसको मैंने हिस्सों में रिकॉर्ड नहीं करवाया, पार्ट्स में रिकॉर्ड नहीं करवाया, क्योंकि वो टेम्पो बिल्डअप ना हो सकता कि जो आपको हेल्प आउट कर सकता है इससे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा लेक्चर A to Z सुनेंगे और इसमें तमाम तर नॉइज़ से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो 5.1 नॉइज़ में अगर हम पहले जाएं कि जॉब्स अफेक्टेड बाय एक्सपोजर टू नॉइज़, तो उससे पहले हमें ये समझना है कि नॉइज़ है क्या, हम किसको नॉइज़ बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, एनी लाउड और इरिटेटिंग साउंड जो होगी उसको हम नॉइज बोलेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी आवाज जो जरूरत से ज्यादा ऊंची है या हमें इरिटेट कर रही है, तंग कर रही है, तो वो हम उसको नॉइज बोलेंगे। अब कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, काम हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं एक्सपोजर टू नॉइज, मतलब ऐसे कौन से आपके ऑक्यूपेशंस हैं, आपके कौन से ऐसे काम हैं जिसमें वर्कर जो है वो एक्सपोज हो सकता है नॉइज से। तो पहले नंबर पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लांट मशीनरी वगैरह की वजह से, यूनिफॉर्म सर्विसेज, स्मॉल आर्म्स एंड अटरली का फायर वगैरह, गन फायर बहुत ज्यादा ऊंचा होता है उसकी आवाज, इंटरटेनमेंट सेक्टर वर्कर, लाउड म्यूजिक, हर वक्त शोर होल उनके सामने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्कर्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मशीन वगैरह जब चलेंगी तो काफी सारा शोर होता है, और कॉल सेंटर स्टाफ, क्योंकि उन्होंने लाउड साउंड्स को सुनना होता है और हर वक्त हेडफोन उनके कानों के साथ होता है। अब वो तो इंडस्ट्री थी, अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो दो तरह के इफेक्ट्स हैं, एक फिजिकल इफेक्ट्स हैं और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। फिजिकल इफेक्ट्स वो हैं जो बॉडी के उस हिस्से को, मतलब सुनने की समात को डिस्टर्ब करेंगे। साइकोलॉजिकल वो हैं जिनका ताल्लुक नफ्सियात से, ज़हनी तौर पर। फिजिकल में टेम्पररी रिडक्शन इन हेयरिंग, आपको कुछ देर के लिए सुनाई कम देगा, होता है ऐसा अक्सर कि आप ज्यादा देर के लिए ऊंची आवाज सुनते रहें तो कुछ देर के लिए फिर आपको उसी टेम्पो के ऊपर चीजें सुनाई सही तरह से देती हैं, अदरवाइज आपको आवाज कम सुनाई देती है। रिंगिंग इन ईयर्स, कान बजते रहते हैं। और परमानेंट हो जाता है टेनेटिस। परमानेंट टेनेटिस का मतलब है कि आपको मुकम्मल तौर पर अक्सर आपके कान में शुर शुर इस तरह की चीजें होती रहे, मतलब कि आपके कान, जिस तरह कहते हैं ना कान बजना, रिंगिंग इन द बेल, रिंगिंग इन द ईयर होता रहेगा। नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस, इस सूरत में आपका जो सुनने की समात है आपके अंदर बहरापन लाती है और आपके आसपास जितनी भी चीजें साउंड्स होती हैं उनमें से ज्यादातर आप उससे आदी हो चुके होते हैं और वो साउंड्स आपको किसी भी तरह का इफेक्ट उस तरह से नहीं करती हैं, आपको सुनाई नहीं देती। आपको कोई मुखातिब होगा आपको पता नहीं चलेगा कि वो मुझसे मुखातिब है, इस तरह की प्रॉब्लम। इनएबिलिटी टू हेयर व्हीकल्स, वार्निंग्स एंड कन्वर्सेशन, बहुत ज्यादा लाउड इन्वायरमेंट में वर्क प्लेस में काम करने की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज्यादा शोर-ओ-गुल सुनने की वजह से आप व्हीकल्स का या जो वार्निंग साइन, बीकन और ये चीजें, बीकन लाइट्स वगैरह, लाइट्स का तो खैर एक अलग इम्पेयरमेंट का इश्यू होता है आई साइट के लिए, लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेटर्स की आवाज है उससे आपको क्या होगा कि आपको वो सुनाई सही तरह से नहीं देंगी। साइकोलॉजिकल की बात करें तो स्ट्रेस, ज़हनी तनाव, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है कि जब आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून नहीं होते तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। वो फिर चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे एक कमरे में बैठ के की जाने वाली जॉब हो या 100 लोगों में खड़े होके होने वाली जॉब हो, जब आपको ये प्रॉब्लम आ जाता है तो आप चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते।
अब आगे चलते हैं, द ह्यूमन ईयर, हमारा कान कैसा है। इसमें सबसे पहले ये जो एरिया है जिससे आवाज ने दाखिल होना है, इसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, आवाज यहाँ से दाखिल, ये आपका हैमर है, ये एनवल है आपका, और ये ईयर ड्रम है जिससे आवाज ने आके टकराना है। ये आपकी स्ट्रिप है, देन ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, और ये कोक्लिया है, और यहाँ से नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्या करेगी कि उसको यहाँ से तमाम तर आवाज़ जो जाएगी वो उसको दिमाग तक पहुँचाने में काम करेगी, क्योंकि आपकी कोई भी हिस्सा है, सुनने की, देखने की, छूने की, बोलने की, कोई भी हिस्सा है, जब तक वो दिमाग की तरफ से मैसेज नहीं आता, ब्रेन की तरफ से मैसेज नहीं आता, तब तक वो आपके लिए किसी काम की नहीं होती। तो ये हमारा ह्यूमन ईयर है। जिन लोगों ने मैट्रिकुलेशन में, इंटरमीडिएट में बायो पढ़ी होगी, उन्होंने लाजमन ये उस स्टेज पे भी पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो सिर्फ हमारा यहाँ पे मकसद पढ़ना, बायो पढ़ना नहीं, या इसकी पूरी साइंस पढ़ना नहीं, सिर्फ ये समझना है कि हमारे कान के अंदर कितने हिस्से हैं और आवाज हमें किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। अब आगे कुछ टर्मिनोलॉजी है। ये टर्मिनोलॉजी इसके अंदर, नॉइज के अंदर बड़ी डिटेल में बार बार इस्तेमाल होगी। एक चीज होती है साउंड प्रेशर, the air pressure of sound waves moving through the air expressed in decibel, मतलब कितने जोर से आपको कोई साउंड, कोई आवाज सुनाई दे, कितने जोर से आपकी जो कोई भी आवाज है वो आपके कान से टकराई। डेसिबल, डेसिबल बेसिकली जी मेजरमेंट यूनिट है साउंड के प्रेशर को मेजर करने के लिए। डीबी, डी फॉर डेसी, बी फॉर बेल, डेसिबल। डेसिबल फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ प्रेशर वेव्स पर सेकंड, एक सेकंड में आपको कितनी बार ये वेव्स टकरा रही हैं आपके कान से, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। देन ए वेटिंग और सी वेटिंग। ए वेटिंग में साउंड प्रेशर लेवल करेक्टेड टू मैच ह्यूमन ईयर सेंसिटिविटी। ए वेटिंग में क्या होता है कि आप किसी भी ह्यूमन की सेंसिटिविटी को देखते हुए आवाज को उस हद तक कम कर देते हैं या उस हद तक ले आते हैं कि आगे जो वर्कर है, जो इंडिविजुअल है, वो कंफर्टेबल जोन में आ जाए। सी वेटिंग में क्या होता है, साउंड प्रेशर लेवल करेक्टेड फॉर इम्पल्स नॉइज। एक नॉर्मल जो नॉइज की कि हम इतना शोर, एक वेटेड एवरेज निकाल के हम समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में या जिधर हम काम कर रहे हैं कि अगर इस लेवल तक डेसिबल्स आए, इस लेवल तक फ्रीक्वेंसी हुई, इस लेवल तक साउंड प्रेशर हुआ तो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है, या इतने से शोर में हम काम कर सकते हैं, तो वो हम सी वेटिंग में कंसिडर करेंगे। अब ये होता क्या है, या कितनी वैल्यू पे किस तरह से डेसिबल लेवल्स काम करते हैं। होता कुछ इस तरह से है जी कि डेसिबल, अगर 0 डेसिबल है तो साउंड कैसे होगी, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, बिल्कुल सरगोशी किसी ने की। 20 to 30 क्वाइट लाइब्रेरी, मतलब आम अमूमी जो गुफ्तगू करते हैं। 50 to 60 कन्वर्सेशन, थोड़ी सी लाउड होके। देन 65 to 70 लाउड रेडियो होगा, और 90 to 100 डेसिबल में पावर ड्रिल जब चलती है उसका जो शोर होगा, और 140 dB पे जेट एयरक्राफ्ट आपसे 25 मीटर दूर से गुजरेगा, तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये 140 dBA पे है। dBA के साथ ए आ रहा है, इसका मतलब है ए वेटिंग के हिसाब से एवरेज जो है सेटिंग की हुई है। अब नॉइज के एक्सपोजर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या हैं? The two factors which determine the degree of harm are noise level, duration of exposure। दो चीजें हैं जिनसे हम मुतासिर हो सकते हैं। एक तो ये है कि नॉइज लेवल हाई कितना है, ठीक है, या कितना इरिटेटिंग है, और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर हमारा सामना उस आवाज, उस ऊंची आवाज का के सामना होगा। A noise assessment is undertaken to measure noise levels and duration of exposure. This is then used to make an estimate of workers' पर्सनल एक्सपोजर टू नॉइज। मतलब इस असेसमेंट का पर्पस ये होता है कि एक वर्कर ने कितनी देर तक किस लेवल के नॉइज का या साउंड का सामना करना है। पर्सनल एक्सपोजर इज देन कंपेयर टू द लीगल स्टैंडर्ड। फिर अब वो जो पर्सनल एक्सपोजर उसका आया उसको हम लीगल स्टैंडर्ड से देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, कितने डीबीए तक हम सुन सकते हैं एक आवाज को। एक वर्क प्लेस के अंदर इस लेवल की अगर आवाज होगी तो वो हमारे लिए काबिल कबूल है। मेजरमेंट्स एंड असेसमेंट मस्ट बी अंडरटेकन बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। अंडरस्टूड है, जितनी भी चीज हम पढ़ते आए, जितना मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ा, जितने पहले 4 एलिमेंट पढ़े, तो जो कुछ भी जिस एक्टिविटी को जो परफॉर्म कर रहा होगा, ही शुड बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आगे इसके अंदर ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं
जिनको सामने रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हम किस जगह पे मौजूद हैं और किस लेवल तक हमने साउंड लेवल्स को, नॉइज लेवल को कम करना है, एक्सपोजर को कम करना है। अब पर्सनल नॉइज एक्सपोजर में द डेली पर्सनल नॉइज एक्सपोजर LEPD इज a workers calculated 8 hour noise exposure। मतलब क्या हुआ, 8 hours, 8 घंटे तक वर्कर, क्योंकि वर्क प्लेस के ऊपर 8 घंटे उसका ड्यूटी टाइम है, तो उसको देखते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? वर्कर्स एक्सपोजर टू सिंगल पीक्स ऑफ एक्सपोजर impulse noise is also measured, this is the peak sound pressure। अब क्या होगा, वर्कर एक्सपोजर टू सिंगल पीक का मतलब ये है कि 8 घंटे तो उसने आवाज सुननी, वो तो एवरेज भी निकल आएगी सब कुछ। ये जो वर्कर्स है, इंपल्स नॉइज है, इसमें ये है कि वो कितनी पीक तक, कितनी ऊंची, एक बार भी आवाज सुनेगा तो वो उसको डिस्टर्ब कर सकती है। मतलब यहाँ पे वेटेड एवरेज नहीं लेंगे, बल्कि किसी भी लम्हे एक साउंड लेवल हद से जब बढ़ जाएगा, वो बेशक किसी एक लम्हे के लिए क्यों ना गया हो, तो उसको हम पीक साउंड प्रेशर बोलेंगे। नेक्स्ट, नॉइज एक्सपोजर स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट टू नेशनल लॉ अराउंड द वर्ल्ड। ये नेशनल लॉ होंगे जहाँ पे अपनी अपनी, मैंने आपको पहले भी बताया था और आगे चल के भी एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट। उनके अंदर क्या होता है कि वो होती एक ही चीज है, कोई पेल बोलेगा, कोई उसको THL बोलेगा, कोई OEL बोलेगा, लेकिन ये वैल्यूज मौजूद होती हैं जिनको देखते हुए एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है और उसके अंदर रह के हमने इन चीजों को मॉनिटर करना होता है कि वो कहीं इससे ऊपर ना जाए। नो हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड्स, पूरी दुनिया में कोई स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। मैंने जिससे आपको पहले बताया कि पेल है, उसके अलावा आपका THL है, उसके अलावा आपका जो है OEL है, वर्क प्लेस वेल है, वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट है। तो इसलिए कोई भी आपका हार्मोनाइज स्टैंडर्ड नहीं है, हर जगह को देखते हुए अपनी अपनी तरह के स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हुए हैं, लेकिन बेसिकली वो जो है वो सारे के सारे एक ही स्टैंडर्ड के गिर्द घूमते हैं। इन द UK दीज आर लेड आउट इन द कंट्रोल ऑफ नॉइज एट वर्क रेगुलेशन 2005। यूके में कौन कंट्रोल कर रहा है? ये रेगुलेशन है कंट्रोल ऑफ नॉइज एट वर्क रेगुलेशन 2005 फॉलो EU डायरेक्टिव। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो पहले हिस्सा था यूरोप का, तो वो उसके जो यूरोपियन यूनियन के डायरेक्टिव्स हैं उनको भी इसमें खातिर में लाता है ऐसा काम करते हुए। अब ये नॉइज एक्सपोजर स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिया कि इंपल्स पीक क्या है और जो हमारे पास डेली एक्सपोजर लिमिट है वो कैसे है। अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं कि कितने dBA तक हम किसी आवाज को सुन सकते हैं और कितनी आवाज। देखते हैं लोअर एक्सपोजर एक्शन वैल्यूज। लोअर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू में अ डेली अ वीकली पर्सनल नॉइज एक्सपोजर 80 dBA तक होना चाहिए। ए आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद अ पीक साउंड प्रेशर ऑफ 135 dBA फॉर इंपल्स नॉइज। मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ए वेटिंग में 80 dBA और सी वेटिंग में 135 dBA। अपर में जाएंगे तो 85 dBA फॉर ए वेटिंग एंड 137 डेसिबल जो है वो आपका सी वेटिंग के लिए है। लिमिट वैल्यू की अगर आप बात करें कि भाई लिमिट क्या कह रही है, लोअर और एक्सपोजर तो हमारे पास आ गया। अब लिमिट वैल्यू, अ डेली और वीकली पर्सनल नॉइज एक्सपोजर ऑफ 75 dBA and a peak sound pressure of 140 dBc for impulse noise। लिमिट वैल्यू ये कहती है कि आप एक डेली या वीकली पर्सनल नॉइज एक्सपोजर आपका अगर 87 dBA है ए वेटिंग के तहत और 140 dBA सी वेटिंग के तहत, तो आप इस सूरत में दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये काबिल दुरुस्त सिमत से मुराद ये है कि ये ऐसी सूरत में हमारे लिए काबिल कबूल है। इससे ज्यादा जब बढ़ेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वेयर एम्प्लॉयज एक्सपोजर्स वेरी markedly from day to day, the weekly personal noise exposure can be used in place of the daily personal exposure standard। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो ऐसी सूरत में फिर हम वीकली को फॉलो कर लेंगे। आगे जी आगे लोअर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू 80 dBA। कैरी आउट नॉइज असेसमेंट, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, नॉइज असेसमेंट होगी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग टू वर्कर्स, मेक हेयरिंग प्रोटेक्शन अवेलेबल। तो मतलब आप कंट्रोल मेजर के तौर पे हेयरिंग प्रोटेक्शन या एयर सेफ्टी को आप एयर PPE को यूज करेंगे, जिसमें ईयर डिफेंडर, ईयर मफ आगे चल के डिस्कस करते हैं। अपर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू, लोअर पे तो हमने वो कर लिया रिस्क असेसमेंट।
तो रिस्क असेसमेंट तो हम तो अपर पे भी परफॉर्म अंडरस्टूड है करेंगे। रिड्यूस नॉइस एक्सपोजर बाय इंजीनियरिंग मींस अलाउड स्टैंड्स फॉर एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, कि हम उस लेवल तक इंजीनियरिंग कंट्रोल्स अप्लाई करके आवाज को नीचा कर देंगे जिस हद तक मुमकिन है। इफ नॉइज इज स्टिल अबव 85 dBA, और अगर असेसमेंट नॉइज असेसमेंट करने के बाद इंजीनियरिंग मीन्स से कंट्रोल करने के बाद भी 85 dBA से काम ऊपर जा रहा है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, 4 काम करेंगे। नंबर 1, मैंडेटरी एयरिंग प्रोटेक्शन जोन। ये ऐसा हम उस जगह को, उस वर्क प्लेस को मैंडेटरी एयरिंग प्रोटेक्शन जोन बना देंगे। मतलब यहां पे आपने लाजमन पीपीई पहन के ही काम करना है। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, उसके प्रोवाइड एयरिंग प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्स यूज, मतलब पीपीई देंगे, उसके बाद उन्हें इन्फोर्स करेंगे कि भाई इसके बगैर तुमने वर्क प्लेस में दाखिल भी नहीं होना। हेल्थ सर्विलेंस में क्या होगा, टाइम टू टाइम, आफ्टर 3 months, आफ्टर 2 months, आफ्टर 6 months, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क प्लेस, हम डिसाइड करेंगे कि कब कब हम आर्डूमेट्री मतलब टेस्ट करेंगे उसकी सर्विलियंस का, उसका ख्याल रखेंगे कि जिस दिन ये आया था वर्क प्लेस पे इसकी हेयरिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी क्या थी, और अब इतनी देर वर्क प्लेस पे रहने के बाद इसकी कैपेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट आ गया जी एक्सपोजर लिमिट वैल्यू 85 dBA जब होगी, ये पर डे के हिसाब से। इमीडिएटली प्रिवेंट एक्सपोजर एंड रिड्यूस बिलो द लिमिट वैल्यू, फौरन से उसको बचाएंगे, उस एक्सपोजर से उसको हटाएंगे कि उसका सामना उन चीजों से ना हो जहां पे इतना ज्यादा शोर है, और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। The ELV is an absolute ceiling above which exposure must not go. ELV exposure limit value मतलब सीलिंग, ये ELV एक छत डाल दी गई है, इससे ऊपर मेक श्योर कर लें कि साउंड लेवल्स आपके नहीं जाने चाहिए किसी भी सूरत। अच्छा जी, बेसिक कंट्रोल मेजर। अब अगर आप जनरली, जिस तरह हमने जनरल कंट्रोल मेजर पढ़े थे, फिर उसके बाद हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल पढ़ा था या हायरार्की ऑफ हैजर्ड कंट्रोल पढ़ा था, इसी तरह जनरल बेसिक कंट्रोल क्या है। बेसिक कंट्रोल में सबसे तो पहली बात यह है कि रिसीवर तक, एक सुनने वाले तक आवाज किन किन तरीकों से पहुंच सकती है। तो 3 तरीके हैं नॉइज सोर्स से वर्कर तक पहुंचने के या ह्यूमन तक पहुंचने के। एक डायरेक्ट पाथ है, डायरेक्ट नॉइज उसको समझ आ गई। एक रिफ्लेक्टेड नॉइज पाथ है जो ऊपर से टकरा के, छत से टकरा के आएगा, और एक स्ट्रक्चर पाथवे है जो जमीन से टकरा के उस तक पहुंचेगा। तो इस तरह 3 तरीकों से आपकी जो आवाज है वो वर्कर तक पहुंच सकती है। अब जिस तरह से वो 3 तरीकों से पहुंच सकती है, तो हम 3 तरीकों से उसको नॉइज को खत्म करने की या कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करेंगे कि हम नॉइज से जो है वो बच सकें। रिड्यूस नॉइज एट सोर्स, एलिमिनेट, मुकम्मल तौर पर उसको खत्म कर दिया जाए। सब्स्टिट्यूट, उसका कोई मुतबादल तैयार किया जाए या देखा जाए कि क्या मुतबादल हो सकता है। मॉडिफाई द प्रोसेस, आप प्रोसेस को इस तरह मॉडिफाई करें कि उसमें कम शोर पैदा हो। मेंटेनेंस करें चीज़ों की, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेंटेनेंस की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा, मेंटेनेंस ना होने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती हैं। डैम्पिंग, आप उसको डैम्प कर देंगे ताकि आवाज़ वगैरह वहाँ से ज़्यादा बाहर ना निकले। साइलेंसिंग, जैसे साइलेंसर वगैरह बाइक में यूज़ होता है ताकि एक्स्ट्रा साउंड जो है उसको कवर किया जा सके, और सिर्फ वो लेवल की साउंड जिस लेवल की हमारे लिए काबिल कबूल है एज अ कंट्रोल मेजर, उस लेवल तक की आवाज़ बाहर आए। इंटरप्टिंग द पाथवे, कि आपको जिस जराए से आ रही है आप उसको इंटरप्ट कैसे करें। इंसुलेशन कर दें, इंसुलेट जब कर देंगे चीज को जिससे आवाज आ रही है तो आवाज ऑटोमेटिकली दब जाएगी, फैलेगी नहीं। आइसोलेशन, कोई भी नॉइजी पीस ऑफ इक्विपमेंट है या नॉइजी इक्विपमेंट है, आप उसको वर्क प्लेस से साइड पे कर दें ताकि वो शोर डायरेक्टली वर्क प्लेस के अंदर दाखिल ना हो। एब्जॉर्प्शन, ऐसी टेक्निक यूज करें कि आवाज गूंजे ना, आवाज ज्यादा बाहर ना आए। जैसे कॉल सेंटर में आप देखते हैं कि वो बाकायदा जब पार्टीशंस की जाती हैं, उन पार्टीशंस के अंदर ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जो साउंड को एब्जॉर्ब करता है ताकि बाकी लोग उस एटमॉस्फेयर, उस एनवायरनमेंट में जो काम कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। प्रोटेक्ट द रिसीवर, अकॉस्टिक एवन बना दिए जाए या हेयरिंग प्रोटेक्शन दिए। अकॉस्टिक एवन एक ऐसी जगह जहां पर वर्कर चला जाए तो उसको शोर ना सुनाई दे या बिल्कुल उस लेवल तक सुनाई दे जो लेवल उसके लिए एक्सेप्टेबल है। और हेयरिंग प्रोटेक्शन में आप कानों को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लेते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के, जिसके नतीजे में कान
या हेयरिंग आपका जो लॉस है वो नहीं होता। अब हियरिंग प्रोटेक्शन में दो चीजें हैं, एक ईयर डिफेंडर्स हैं, मफ जिनको बोलते हैं, ये जो हेडफोन टाइप होते हैं, आपके अक्सर पायलट्स भी यूज करते हैं। इन केस द ईयर एंड बोन सराउंडिंग द ईयर, ईयर प्लग्स सिर्फ फिट इन होते हैं, ये जो आपकी ऑडिटरी कैनाल है इसके अंदर फिट हो जाते हैं, और ये ज्यादातर तब पहने जाते हैं जब आपने दूसरी कोई पीपीई भी पहननी हो। तो ईयर मफ के साथ या ईयर डिफेंडर्स के साथ देखा गया है कि अक्सर बाकी पीपीई जो पहनना है, इवन हेलमेट पहनना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, ग्रुप एक्सरसाइज डिस्कस द रिलेटिव एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ईयर डिफेंडर्स, मफ टाइप एंड ईयर प्लग एज फॉर्म ऑफ हियरिंग प्रोटेक्शन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, गौर से आप सुनेंगे। जो जो मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहा है, मैं आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ, मेरा मकसद ये है कि आप अगर किसी वर्क प्लेस पे हैं या नया सीख रहे हैं या स्टूडेंट हैं, तो आपने चीज़ों को सीखना है। जे सिर्फ और सिर्फ अगर आप मेरी इसी तरह लेक्चर्स को सिर्फ सुन लेंगे तो ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि जो चीज़ें ग्रुप एक्सरसाइज या वैसे एक्सरसाइज में दी जाती हैं, काइंडली उनको प्रिपेयर करके मुझे सेंड करें, मुझे ईमेल करें, मुझे व्हाट्सएप करें। तो आपने इसका क्या करना है, इसका बुक में भी मौजूद है, स्लाइड्स में भी मौजूद है, लेकिन मैं इसको स्किप करूंगा। स्किप क्यों करूंगा, क्योंकि ये एक्टिविटी आप मुझे परफॉर्म करके मुझे आप ईमेल करें, मुझे व्हाट्सएप करें। एक्टिविटी क्या है कि आपने ईयर डिफेंडर्स या ईयर मफ या ईयर प्लग जो भी है, इनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ये मुझे लिख के पूरी फाइल में पीडीएफ में बना के आपने मुझे भेजनी है। ये मैंने दोनों स्किप किए हैं। आपने एक पेज के ऊपर ईयर मफ या जिसको ये डिफेंडर कहते हैं उसके लिमिटेशंस लिखने और एडवांटेजेस लिखने, और दूसरे पेज के ऊपर ईयर प्लग्स के आपने एडवांटेजेस और लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेजेस जो हैं वो लिख के मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेरे साथ शेयर करने, ताकि हम उसके ऊपर सजेशन करें। सजेशन मैं आपको दूं, कमेंट्स दूं आपको, तो यहाँ पे जो है मैं इसको जानबूझ के स्किप कर रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सिर्फ आप लेक्चर सुन के आगे ना चलते जाएं, बल्कि जो चीजें आपके सामने आ रही हैं आपका इंटरेस्ट बिल्डअप करे और आपका नॉलेज का जो लेवल है वो बेहतर करे। आगे हियरिंग प्रोटेक्शन में विच एवर type of hearing protection is chosen, arrangements should be made for। अच्छा, कोई भी आपने hearing protection यूज कर ली, हेयरिंग प्रोटेक्शन जब आपने यूज कर ली तो उसके बारे में ये नहीं कि सिर्फ दे दी पकड़ा दी, बल्कि उसके बारे में आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग देंगे उस बारे में, सेफ स्टोरेज करेंगे ताकि इक्विपमेंट्स आपकी खराब ना हो, क्लीनिंग करेंगे, उनकी मेंटेनेंस करेंगे और रिप्लेसमेंट। मेंटेनेंस तब जब उनकी हालत कुछ खराब हो, रिप्लेसमेंट जब वो डैमेज हो जाएं और इस्तेमाल के काबिल ना रहे, तो ऐसी सूरत में हम उनकी रिप्लेसमेंट लाएंगे। अब ये बड़ा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, अटेन्युएशन का। अब हियरिंग प्रोटेक्शन में अटेन्युएशन क्या चीज़ है? अटेन्युएशन का मतलब ये है कि आप नॉइज कंट्रोल लेवल जिस हद तक मुमकिन हो उनको रिड्यूस करें। अब उनको रिड्यूस करने के लिए क्या, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उसी तरह फ्लुएंट वे में मैं आपके साथ उर्दू में मैं आपको समझाता हूँ। इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द नॉइज इन द वर्क प्लेस फ्रॉम सर्वे, अटेन्युएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द hearing protection from manufacturer, ear defender must give higher attenuation than ear plug। सबसे पहली बात ये है कि जो नॉइज है वर्क प्लेस में उसका आप सर्वे कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी आपकी जो प्रोटेक्शन है वो उसके अंदर ज्यादा अटेन्युएशन है। मतलब ये है कि जैसा ईयर डिफेंडर मफ गिव्स हायर अटेन्युएशन देन ईयर प्लग, कि हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी हेयरिंग प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें जो सबसे ज्यादा हमारे इस नॉइज लेवल्स के ऊपर कंट्रोल करे और हमें ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी दे, प्रोटेक्शन दे नॉइज लेवल से। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि एयर प्लग जो है सिर्फ ऑडिटरी कैनाल के अंदर होंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी जो ये कान है, इन कान के साथ भी जो बोन्स हैं, इन बोन्स से भी आपके एयर ड्रम्स तक आवाज पहुंच सकती है, आपके कानों के अंदर आवाज जा सकती है। तो इसलिए जब ईयर मफ आप यूज करेंगे, ईयर डिफेंडर यूज करेंगे, वो काफी एरिया बोन्स और ईयर आपकी दोनों चीजों को कवर कर देंगे। तो ऐसी सूरत में
आपके कान में आपको कम से कम शोर सुनाई देगा। तो इस चीज को हम अटेन्युएशन कहते हैं कि हियरिंग प्रोटेक्शन में हम उसको इस्तेमाल करें जो ज्यादा से ज्यादा साउंड या नॉइज लेवल्स को रिड्यूस करे। ऑडियोमेट्री आ गया जी आगे। ऑडियोमेट्री इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ सर्विलियंस। द रोल ऑफ हेल्थ सर्विलियंस, ऑडियोमेट्री अलाउज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कर्स विद प्री एग्जिस्टिंग हेयरिंग डैमेज, न्यू हेयरिंग डैमेज। ये ऑडियोमेट्री इसलिए पहले स्टार्ट में ही कर ली जाती है, नॉइज के जो बंदा है इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये किस लेवल तक साउंड सुन सकता है, नॉइज सुन सकता है। और अब जबकि वर्क करने के बाद 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है तो उसमें ये चेक किया जाता है आया वर्क प्लेस के शोर की वजह से कहीं ये वर्कर जो है वो मुतासिर तो नहीं हो रहा, इसके जो साउंड हेयरिंग लेवल्स हैं वो कहीं नीचे तो नहीं जा रहे। तो ऐसी सूरत में ऑडियोमेट्री एक ऐसा सर्विलियंस का टूल है जिसको यूटिलाइज करते हुए ये देखा जाता है कि प्री एग्जिस्टिंग हेयरिंग डैमेज था तो वो कितना था, अगर नहीं था तो इसकी कैपेबिलिटी क्या थी सुनने की, और अब जबकि हमारे साथ काम करने के बाद ये किस लेवल तक पहुंच चुकी है। रिमूवल एक्सक्लूजन ऑफ सच वर्कर्स फ्रॉम हाई नॉइज एरिया। अगर ये साबित हो जाए कि ऑडियोमेट्री के नतीजे में हमें ये पता चल जाए कि ये वर्कर अब सफर कर रहा है, इसको इसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हम फौरी तौर पर उस वर्कर को उस जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे जहां पे नॉइज लेवल कंट्रोल हो या फिर कम हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉइज कंट्रोल्स टू रेक्टिफाई प्रॉब्लम। इन्वेस्टिगेशन करेंगे नॉइज कंट्रोल की कि किस हद तक है, उसका पर्पस यही है किस तरह के मसाइल से बचा जा सके। आगे जी ग्रुप एक्सरसाइज आ गई है। ग्रुप एक्सरसाइज भी अब आप ही परफॉर्म करेंगे एज यूजुअल। आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशंस एट रिस्क फ्रॉम नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस एंड द पोटेंशियल कॉजेज। अब आपने ये रिस्क है ना फ्रॉम नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस और इसके पोटेंशियल कॉजेज क्या हो सकते हैं, इस तस्वीर को देखते हुए या आपने वर्क पे ऑक्यूपेशंस को सामने रखते हुए ये भी आप करके मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, ये मैं भी कुछ स्लो चलूंगा लेकिन आपने भी क्या करना है, आपने भी क्या करना है कि आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करके वो जो बाकी 2 ग्रुप एक्सरसाइजेज हैं उनके साथ मुझे ईमेल करनी है या मुझे व्हाट्सएप करना है। अब आपने ये जो इतना कोई लर्न किया इससे आप एंड ऑफ सेक्शन में ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता चल जाए स्लोली और आप भी राइट डाउन अगर करें इसको तो आप कर सकें। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ नॉइज। Number 2, there are 3 main ways of reducing noise. Fill in the blanks. Reduce noise at interrupt the dash from source to receiver. Protect the dash through engineering controls or PPE. Or third one है actually there is a mistake. Basically ये आपकी third one है. What types of PPE are available? What are the pros and cons of ईच। ठीक है जी, आपने ये तीनों सवाल मतलब 2 ग्रुप एक्सरसाइजेस और 1 एंड ऑफ एक्सरसाइज ये आपने करके रिटन फॉर्म में उसके बाद कन्वर्ट कर दें, ये पीडीएफ में करते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज एमएस वर्ड में भी करके अगर आप मुझे सेंड कर दें। ईमेल मौजूद है आपके पास, उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास मौजूद है, अदरवाइज आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों चीज़ें ले सकते हैं। आपने ये लेक्चर पूरी तरह से सुनना है क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि इस लेक्चर में अगर मैं ब्रेक लाता इसको पार्ट्स में लाता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता समझना, या वो टेम्पो जिस टेम्पो से ये मैंने लेक्चर कंप्लीट किया है। अगले टॉपिक वाइब्रेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।